Now we are starting with the financial accounting. Financial accounting आपका पूरा 100 मार्क का पेपर रहेगा, जिसमें कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज अ फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी तक हम लोगों ने देखा है, जैसे कि अपने 11th एंड 12th में दोनों ईयर में आपने ये देखा था कि फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप। Sole trading concern means what? When a single person is doing a business and in that situation he is earning some profit and loss. उसका कुछ ना कुछ बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। तो आप क्या ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है? तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज व्हाट बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए पैटर्न अलग होता है एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग होता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब एक सिंगल पर्सन है बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा जितना भी लॉस होगा वो किसको मिलेगा? एक सिंगल पर्सन को। ये समझ लो, राइट? बट वही अगर समझ लो कि हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म है, मतलब क्या एट अ टाइम पार्टनर ज्यादा दो से ज्यादा लोग, मतलब मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 लोग काम कर सकते हैं। तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है जितना भी लॉस होता है ये लोग दो अपने में क्या करके लेंगे? शेयर करके लेंगे एंड दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। समझा कि नहीं समझा? क्लियर? बाकी सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब सिंगल पर्सन होता है, उसका फाइनल अकाउंट अलग है। पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका भी फाइनल अकाउंट अलग है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर दे आर डूइंग अ बिजनेस। तो जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो अपने में शेयर करके लेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ओके, तो अभी हम लोग जो फाइनल अकाउंट सीखेंगे दैट इज द फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड नॉर्मल बिजनेस? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, नॉर्मल जो ट्रेड बिजनेस है, ट्रेड बिजनेस में क्या होता है? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है। मतलब हम लोग मार्केट से कुछ रेडी प्रोडक्ट परचेस करते हैं एंड उसको हम लोग हमारे एरिया के कस्टमर को सेल करते हैं, राइट? दैट इज अ रिटेल बिजनेस, दैट इज अ ट्रेडिंग कंसेप्ट, जस्ट ट्रेड करना, बाय करना एंड सेल करना। ओके, उसका फाइनल अकाउंट में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, then P&L account as well as what? Balance sheet. But manufacturing business का मतलब we are having a manufacturing unit, we are having a factory place. हमारे पास फैक्ट्री का प्लेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्लेस है, वहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं और रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करके उसका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। दैट इज नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो फर्नीचर के लिए व्हाट इज द रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड? वुड इज रॉ मटेरियल। तो हम लोग पहले वुड मार्केट से लाएंगे, वुड को परचेस करेंगे, उसके ऊपर हमारे फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाएगा, हमारे पास लेबर है, काम कर रहे हैं, मशीनरीज है, उनके एक्सपेंसेस जनरेट होंगे। तो फैक्ट्रीज में जो एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं दैट इज नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है इसको? यस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अभी जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो सब कुछ के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है एंड दैट इज नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बताया मैंने? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर हो रहा है? तो ट्रेडिंग बिजनेस में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, बट व्हेन देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स एंड देन इट इज अ सेल, in that situation for preparing a final account we have to prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account as well as what? Balance sheet। ये चार अकाउंट होंगे, मतलब 3 अकाउंट एंड एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, ये अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, these 3 are account, but balance sheet is not अकाउंट, balance sheet is a statement। तो ये बनाना पड़ेगा हम लोगों को। आज हम लोग बस पूरा इसका डिटेल्स में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, P&L में क्या जाएगा। ठीक है? ओके, again manufacturing account is a nominal account। yes or no? What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो nominal का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस है जितने भी लॉसेस है वो सब कुछ डेबिट में जाते हैं और जितने भी इनकम्स है एंड गेन्स है वो सब कुछ कहाँ पे जाते हैं? क्रेडिट में जाते हैं। ओके, देखो फर्स्ट वन इन द मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट इन द व्हिच अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो एकदम सिंपल कांसेप्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट? अभी आपको मैंने बताया था, डेबिट ऑल व्हाट? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते वक्त अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ऐसा नो, एंड क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम। तो इस साइड में वो सारे एक्सपेंसेस रहेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब उससे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट इज द डब्ल्यूआईपी एंड व्हाट इज द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ना? रॉ मटेरियल क्या होता है, डब्ल्यूआईपी क्या होता है, एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स क्या होता है। सी एक्चुअली वी आर हैविंग द स्टॉक। आपको स्टॉक का मतलब पता है? स्टॉक मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक।
स्टॉक मतलब हमारे गोदाम में जो मटेरियल है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। वही स्टॉक अगर ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक है दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक, बट वही स्टॉक अगर ईयर के एंडिंग का स्टॉक है तो दैट इज नोन एज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो रहा है? बट इस स्टॉक में भी अभी हमारे पास अलग अलग टाइप का स्टॉक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे गोदाम में वुड का स्टॉक है, रॉ वुड, तो दैट इज अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट मे बी ओपनिंग और इट मे बी क्लोजिंग। यस और नो? ओके, अभी जो वुड अपने पास है उसको हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया फर्नीचर बनाने के लिए और उसको कटिंग करके पीसेस में रख कर दिया। ठीक है, अभी हमारे गोदाम में कटिंग वुड का स्टॉक, कटिंग पीसेस ऑफ वुड का स्टॉक है, तो वो ना रॉ मटेरियल है, मतलब वो रॉ वुड भी नहीं है एंड वो फिनिश गुड्स भी नहीं है, तो ये बीच में के प्रोसेस में उसको क्या बोला जाता है, WIP, दैट इज अ वर्क इन प्रोसेस, काम चालू है, तो उसका भी ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है एंड क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, ऑल हैविंग अ ओपनिंग एज वेल एज व्हाट, क्लोजिंग। समझ में आया? ठीक है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक का मीनिंग क्या था? अगर हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो दैट इज नोन एज अ रॉ मटेरियल स्टॉक। हमारे पास जो रॉ मटेरियल था उसके ऊपर हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया बट अभी तक वो फिनिश गुड्स नहीं बना, तो उसके स्टॉक को बोलते हैं हम लोग WIP का स्टॉक। ओके, एंड फिनिश गुड्स मतलब जैसे आप फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें आप चेयर या तो बेंचेस बना रहे हो, अगर हमारे गोदाम में रेडी चेयर्स एंड बेंचेस का स्टॉक है तो वी कैन से दैट दैट इज द स्टॉक ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स। इट मे बी ओपनिंग और इट मे बी क्लोजिंग। दैट क्लियर हो रहा है? ओके, तो जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे स्टार्टिंग में होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, यस और नो? तो जो ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट में आएगा उसमें ओपनिंग ही डेबिट में आएगा, बट कौन सा, WIP का, दैट इज नोन एज अ वर्क इन प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आएगा वो अभी हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कहां रहेगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, बिकॉज़ क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ना, तो दैट इज नोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। डायरेक्टली राइट डाउन टू द आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट्स रहेगा, प्लस माइनस करना है तो हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, कुछ भी लिए तो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन टू द आउटर कॉलम। समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पूरे डेबिट में। क्या फॉर्मेट है देखो, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जब भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, तो प्रोडक्शन के टाइम पे कितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया उसका कॉस्ट, दैट इज नोन एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाउ यू कैन फाइंड आउट इट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ लिखा जाएगा अगर हम लोगों ने कुछ नया रॉ मटेरियल परचेस किया तो वो यहाँ लिखेंगे ऐड। Okay, raw material purchase करते हो, there may be some expenses like octroi duty, insurance, input duty, carriage inward, only carriage, freight। तो raw material purchase करने के लिए जितने भी expenses होते हैं वो यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो इन तीनों का टोटल दैट इज टोटल raw material cost। इसमें से closing stock of raw material which is not used for the production, जो मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है उसको यूज किया क्या हम लोगों ने, नहीं, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ लिखा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल, वो माइनस करेंगे एंड एज वेल एज सम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को आपने रिटर्न किया, दैट इज अ रिटर्न परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न में क्या होता है, माइनस ही होता है, तो इसके टोटल में से ये दोनों माइनस करो एंड फाइनली यू गॉट द अमाउंट दैट इज नोन एज अ रॉ मटेरियल इज अ कंज्यूम्ड दैट इज अ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। क्लियर हो गया फॉर्मेट? बराबर है? क्या क्या ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तीनों के टोटल में से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज परचेस रिटर्न, यू गॉट रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त आपको ऊपर दो लाइन छोड़ना है, आप पहले यही फाइंड आउट करो कि यही कंप्लीट करना है, दैट्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितने एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं वो सारे आते हैं, लाइक फ्यूल, कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं उनका वेजेस, उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। क्या बोला जाता है उसको, डायरेक्ट वेजेस, दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रोडक्टिव वेजेस। क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लाइक अ डेप्रिसिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी, राइट, सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, तो जितना भी हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट से। खत्म? क्लियर हो गया? मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में क्या आता है, देखो आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो सारे एक्सपेंसेस मिक्स रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में वो एक्सपेंसेस जाएंगे जो रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। बस इतना लॉजिक याद रखो, होगा समझ में? ओके, अब क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में कुछ नहीं आता, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस में कोई इनकम नहीं होता, बस क्या हो सकता है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो समटाइम देयर मे बी द स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जैसे आप प्रोडक्शन करते हो कुछ मटेरियल वेस्टेज होता है और उसको आपको भंगार में बेचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था वुड का, और आप फर्नीचर बना रहे हैं
तो रॉ वुड बड़े बड़े पीसेस में, फर्नीचर बनाने के लिए आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किया, बट कुछ मटेरियल छोटे छोटे टुकड़े या तो कटिंग करके भूसा निकलता है ना, उसको यूज कर सकते हैं क्या प्रोडक्शन में? नहीं कर सकते। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोगों को स्क्रैप में बेचना पड़ता है, दैट इज नोन एज अ सेल ऑफ स्क्रैप। क्या बोला जाता है उसको? तो दिस इज इनकम ना, तो ये कहा जाएगा क्रेडिट साइड है, दैट इज अ बाय सेल ऑफ व्हाट? स्क्रैप और आउटपुट। क्लियर? ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, नथिंग एल्स। समझा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? एट द एंड ऑफ दैट क्रेडिट में और कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आता है क्रेडिट साइड में। एंड डेबिट साइड में मैन्युफैक्चरिंग के सारे एक्सपेंसेस जिसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम का ये फॉर्मेट कंफर्म हो गया। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट। अभी हम लोग अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करते हैं आपको पता है? जो इनर का कैलकुलेशन है सब आउटर में लो, मेक अ टोटल ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यहाँ ऊपर पेंसिल से लिखेंगे कंपल्सरी। और इफ योर क्रेडिट साइड टोटल इज 5 लाख and debit side total is only 10,000. How much? Only 10,000. Which side is higher? Debit side is higher. Write down to the total both the side. Higher amount दोनों साइड में लिखेंगे, 5 lakh as well as what? 5 lakh. Higher amount में से lower amount minus करो. 5 lakh minus 10,000 how much? 4,90,000. Okay? Yes or no? And this balancing figure is transferred to the next account. Next account कौन सा होता है? Trading account होता है कि नहीं? तो इसको लिखा जाएगा by trading account. और ये जो 4,90,000 है ना, ये हमारा प्रॉफिट है तो लॉस नहीं है, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट है ना कि ये सारे एक्सपेंसेस जनरेट हुआ, उसमें से ये सब मटेरियल को इनकम को माइनस किया, और ये जो है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन का कॉस्ट जनरेट। क्लियर हो गया? और अभी एक सिंपल बात है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है तो क्रॉस जाता है, पता होगा आपको। यहाँ पे कहाँ है? डेबिट क्रेडिट में, तो ये कहा जाएगा डेबिट। डेबिट में क्या लिखा जाएगा? टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिस अकाउंट से आया उसका नाम, दैट इज अ 4,90,000। समझा कि नहीं समझा? अच्छी तरह से। अब नाउ कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम लोग क्या देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग का कांसेप्ट था कि जितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस पर ट्रेडिंग में जाएंगे, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सिंपल है, हम लोगों ने जो गुड्स प्रोडक्शन किया वो फिनिश गुड्स है, उसको सेल किया तो इनकम एक एक्सपेंस है, इनकम। ओके, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। According to the nominal account, debit all expenses and losses and credit all income and gain. तो जो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया वो फिनिश गुड्स जब मार्केट में सेल करेंगे तो ये इनकम है, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल। समझ में आया? ओके, अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक तीन टाइप का होता है, एक रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी दोनों कहाँ पे कंसीडर हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना। देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग। अब क्या बचा? फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ये गुड्स ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेड करना मतलब बाय एंड सेल, बराबर है। तो अगर ऐसे कभी हुआ, क्वेश्चन में बोला परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्रेडिट साइड में। समझ रहे हो? आपका ठीक है। सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, इट्स वेरी नॉर्मल, जो आपने पहले सीखा था। देन हम लोग उसको क्लोज करेंगे एंड बैलेंस निकालेंगे। क्लियर हो रहा है? इफ योर क्रेडिट बैलेंस, क्या बताया मैंने? इफ योर क्रेडिट बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब विच साइड इज हायर? बोलो, क्रेडिट साइड इज हायर। जो बैलेंस बोला जाता है वो साइड हायर होता है। इफ योर क्रेडिट साइड इज हायर मतलब इनकम एंड गेन ज्यादा है, यस और नो? तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा डेबिट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर जो डेबिट में आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन। समझा? ओके। और अगर उल्टा हो गया मतलब अपोजिट हुआ, इफ योर डेबिट साइड इज हायर मींस व्हाट? डेबिट साइड ज्यादा है मतलब क्या? एक्सपेंसेस ज्यादा है। और बैलेंसिंग फिगर फिर कहां पे आने वाला है? क्रेडिट साइड। उसको लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन। समझा? ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देख रहे थे? कौन सा काम? पीएनएल। ओके, फॉर्मेट आपको सबको पता है, इसलिए मैंने इतना प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, सबको पता है। ठीक है। नाउ दिस इज योर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट।
So what is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे एंड यहाँ पे क्या होंगे सारे इनकम क्रेडिट साइड में. ओके, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमारे बिजनेस में कौन कौन से टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं ऑन एन एवरेज. सी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन का खर्चा, as well as office and administrative expenses, then selling and distribution expenses, as well as finance expenses. अगर हम लोगों ने सारे एक्सपेंसेस को ब्रॉडली डिवाइड किया तो वी आर हैविंग दिस फोर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के एक्सपेंसेस जिसको हम लोग पोस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड. सही है, प्रोडक्शन का खर्चा वहां जा रहा है. फिर अभी बचे ये तीन एक्सपेंसेस. पहले इन तीनों का मीनिंग देखते हैं. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अब ऑब्वियसली हमारे एक फैक्ट्री का बिजनेस है, यूनिट है, मतलब देयर इज ऑफिस रिलेटेड हमारे पास एम्प्लॉइज है, उनका सैलरी, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एज वेल एज डेप्रिसिएशन ऑफ द कंप्यूटर वगैरह जो ऑफिसेस में है. तो जितना हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस है ना वो सब कुछ यहाँ पे आएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट, गुड्स को सेल करने के लिए एंड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं ऑल दैट एक्सपेंसेस अंडर कम दिस हेडिंग, दैट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल हम लोग ने सेल्समैन रखा है अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो सेल्समैन का सैलरी बराबर है, सेल्समैन का ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रहे हैं, ये भी हो सकता है. या तो गुड्स डिलीवरी करने के लिए हमारे पास एक वाहन है तो डिलीवरी वाहन का पेट्रोल डीजल का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा, उसके ड्राइवर का सैलरी. या तो गुड्स को सेल करने के लिए हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. ब्रांड एम्बेसडर एक्सपेंस भी हो सकते हैं. आपने बायजूस का एडवर्टाइज देखा, बायजूस का एडवर्टाइज देखा रहेगा. कौन करता है उसको, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, एडवर्टाइज कौन कर रहा है, शाहरुख खान. फ्री में करता है क्या, पैसे लेता है ना, तो वो उसका खर्चा मेरे लिए एक्सपेंस हो गया ना, तो उसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर. मतलब कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए पर्सन डिसाइड करता है वो उनका ब्रांड एम्बेसडर है और उनके लिए जो चार्जेस देने पड़ते हैं दैट इज आल्सो एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू द वर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वेयरहाउस है या तो क्या बोल सकते हैं हम लोग ने सेल लगाया उस टाइम का खर्चा, सेल्समैन के लिए काउंटर पे जो लोग हैं सेल्स पर्सन है उनका सैलरी. तो गुड्स को सेल करने के लिए एंड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं all that expense comes under the selling, that is the selling and distribution. Done. And last में है ना interest, discount जो funds generate होता है फिर उसके ऊपर charges देने पड़ते हैं, that is known as the finance expenses. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो गए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. अब ये जो बचे मुझे तीन है ना वो जाता है P&L अकाउंट के इस साइड ऑब्वियसली डेबिट साइड बिकॉज़ ऑल डेबिट आर एक्सपेंसेस आर लॉस. तो अभी अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर होना है कि ऑफिस का सेलिंग का फाइनेंस का एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड क्लियर है. एंड उनके अलावा इफ देयर इज अ कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कुछ भी इनकम है तो वहां जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड. समझा, ठीक है. ओके, अगर आपने इसके पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना, ट्रेडिंग अकाउंट में समझ लो प्रॉफिट था मतलब ग्रॉस प्रॉफिट था, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में कहां जाता है, क्रेडिट में. बट वहीं अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस है तो कहां जाता है, डेबिट में. राइट, एकदम लॉजिक है. एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते तो वो क्रॉस नहीं जाता है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट. राइट है. एंड लास्ट वन इज अ बैलेंस शीट. बट बैलेंस शीट को देखने से पहले देखते हैं P&L अकाउंट को क्लोज करते हैं. समझो P&L अकाउंट को क्लोज किया and there is a credit balance which your credit side is higher, तो balance शीट will come to the debit side. क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब मेरे लिए क्या है, नेट प्रॉफिट. तो इसको क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट. अपोजिट सिचुएशन भी हो सकता है. इफ योर डेबिट साइड इज हायर मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर आएगा कहां पे, क्रेडिट क्रेडिट. और इसको क्या बोला जाता है, नेट लॉस. बाय नेट लॉस क्रेडिट. समझा कि नहीं समझा. एंड ये जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस है वो बाद में जाता है बैलेंस शीट. ये पॉइंट क्लियर हो गया P&L. नेक्स्ट फॉर्मेट इज अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. ओके, ये अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा. अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड. लिखते कि नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 13 जो भी ये इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस है, ऑल दैट एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू वन ईयर, वो सब किसके लिए, पूरे एक साल के. जैसे कि समझो यहाँ लिखा है रेंट और यहाँ लिखा है 12,000 मींस दिस इज अ रेंट फॉर फुल 1 ईयर. समझ में आया, ये रेंट क्या है, पूरे एक साल के. समझ में आया, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ये समझा अच्छी तरह से, पक्का, ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, बट वही बैलेंस शीट के नीचे आप क्या लिखते हो, बैलेंस शीट एज ऑन 31. इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज है और जितने भी एसेट्स है वो आपको शो करते हैं उस डेट के बैलेंसेस इन द बिजनेस. जैसे कि बिल्डिंग 5 लाख का है, इसका मतलब 31 मार्च के दिन हमारे बिजनेस में बिल्डिंग 5 लाख है.
स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का, इसका मतलब उस दिन हमारे गोडाउन में 20,000 का स्टॉक है, वो उस दिन के बैलेंसेस होते हैं, पूरे साल के नहीं होते, इसलिए उसको लिखा जाता है एज ऑन 31st मार्च। समझ में आया? ये पता था तुम लोगों को? तुला माहिती होतं, मैंने सांगितलं होतं। समझा कि नहीं? तो ये देखो, जब आप अकाउंट सीखते हो ना तो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बोलूंगी एक्सपेंस देखो, डेबिट में इनकम देखो, क्रेडिट देखो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका लॉजिक समझना जरूरी है। और इतना इसका आदत जितना एफवाई से डालोगे ना उतना आपको लास्ट ईयर में इजी जाएगा, ये याद रखना। जो आपका कोर्स है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कुछ तो डिसाइडेड करके डिजाइन किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइन में अच्छी तरह से सीख जाओगे, आपको लास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके आगे जो भी एडवांस करना चाहते हो आप कर सकते। क्लियर है? ओके, तो बैलेंस शीट में कितने साइड्स होती है? दो साइड्स होती है, वन इज अ लायबिलिटी अनदर इज अ एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देना, राइट? मुझे जो भी देने का बाकी है वो सब हमारे क्या है? लायबिलिटी। एंड एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ योर बिजनेस, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, मोटर कार, कंप्यूटर, अदरवाइज डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे हमारे क्या है? एसेट्स। समझ में अच्छी तरह से? ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट आप जब भी बनाने जाओगे वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस फॉर थ्री अकाउंट्स एंड वन स्टेटमेंट। क्लियर है? ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। Now we are starting with the adjustments of the final account. These are the adjustments are very common for sole trading concern, partnership firm as well as manufacturing. कोई भी फाइनल अकाउंट हो ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट यही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। ओके, तो एडजस्टमेंट्स होता क्या है? देखो आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना उसमें सबसे पहले दिया होता है ट्रायल बैलेंस, एक टेबल दिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस, और उसके नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, ईच एंड एवरी आइटम हैविंग ओनली वन इफेक्ट। उसको कितना इफेक्ट है? ओनली वन इफेक्ट होगा, वो कहीं पे भी दो जगह पे नहीं लिखा जाना। बट इफ देयर इज अ एडजस्टमेंट तो ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग अ मिनिमम टू इफेक्ट। मिनिमम कितने इफेक्ट्स होते हैं? टू। मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बराबर ना? बट मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। इसका मतलब एडजस्टमेंट जो भी आपको 2 जगह पे लिखना है, कहीं पे भी पर 2 जगह। ये क्लियर हो गया? ओके, योर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग सबको पता है, द स्टॉक व्हिच इज रिमेनिंग इन योर बिजनेस। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट पता है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बराबर है? क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड। अभी क्यों? उसका लॉजिक सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचा हुआ मटेरियल है जो मेरे बिजनेस का वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, इसलिए वो एसेट साइड में गया, बराबर? और ये ऐसे गुड्स जो आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहा जाता है क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वन इज द वन डिप्रिसिएशन एंड एसेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एसेट्स? कोई भी एसेट्स को जब आप यूज करते हो तो इट इज अज्यूम दैट कि एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? रिड्यूस होता है। जब एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन मींस कंटीन्यूअस एंड ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स। यूज करने की वजह से एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसका पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स। समझ में आया? एंड सेकंड इफेक्ट लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में नॉर्मल इफेक्ट। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी, बैलेंस है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज ऐड, कुछ भी होने दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होने दो या तो आउटस्टैंडिंग इनकम होने दो, सबसे पहले ये क्या होता है बताओ? ऐड होता है। ये लॉजिक समझ में? अभी किस में ऐड होता है? जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ऐड इन द वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड इन द सैलरी। क्लियर? तो जो एक्सपेंसेस पे करना बाकी उसमें जाके ऐड होता है। ठीक है, पहला कौन समझ में? दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस को पे करना बाकी है, तो एसेट्स की लायबिलिटी होता है। देने को बाकी है ना, तो इट्स अ लायबिलिटी, पे कहा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। समझा? ओके, फिर आया आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब क्या? पैसा मिलना बाकी है, तो जो पैसा मिलना बाकी है वो एसेट्स की लायबिलिटी एसेट्स है, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? समझा? आउटस्टैंडिंग, आई होप नो डाउट इन दिस। देखो आउटस्टैंडिंग के पीछे का लॉजिक क्या है ना, जब हम लोग पीएनएल अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अभी मैंने बताया ये होता है फॉर द ईयर, मतलब ये क्या होता है? पूरे 1 ईयर के लिए होता है। मतलब जब भी हम लोग पूरा अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम लोगों को पूरे 12 मंथ के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए। सम टाइम हम लोग ने सिर्फ 9 मंथ का रेंट पेड किया तो अभी भी 3 महीने का बाकी है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो फुल ईयर का रेंट अगर आपको रिकॉर्ड करना है या तो जो भी एक्सपेंसेस उसको रिकॉर्ड करना है और वो 12 मंथ से कम है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, उसको क्या करना चाहिए? समझ में आया? क्लियर है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है व्हिच इज लेस देन 12 मंथ, जो 12 मंथ से कम पीरियड के लिए आपने पे किया,
तो उस ऊपर के जो एक्स्ट्रा मंथ है वो आपको ऐड करना है। समझा? किसी को डाउट है इसमें? अभी नेक्स्ट वन आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस। आपने ऑलरेडी पेड करके रखा है 1 साल से भी ज्यादा पीरियड का, हम लोगों को रिकॉर्ड करना है ओनली 1 ईयर का। और अगर समझो आपने रेंट 13 मंथ का पेड करके रखा है तो एक्स्ट्रा का 1 मंथ का प्लस करना चाहिए कि माइनस? माइनस। आपको 12 मंथ का ही रिकॉर्ड करना है और हम लोगों ने पेड कितना किया है टोटल 13 मंथ के, तो 1 मंथ का क्या करेंगे? माइनस। तो प्लीज रिमेंबर दिस, प्रीपेड इज ऑलवेज व्हाट? हमेशा प्रीपेड लेस ही होता है। ओके, अब ये सोचो कि हम लोगों ने एक्सपेंसेस एडवांस में पेड करके रखा है, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी की एसेट्स? सोच के बोलना। लायबिलिटी का मतलब होता है देने का है, ये देने का बाकी है क्या? नहीं, ये ऑलरेडी दे दिया, कंपनी ने क्या किया? एसेट्स। सही है, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड। राइट, समझा अच्छी तरह से? गुड। नेक्स्ट वन इज अ प्रीपेड इनकम। इसको प्रीपेड नहीं बोल सकते, प्री रिसीव्ड बोल सकते। प्री रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? इनकम एडवांस में मिला, जो करंट ईयर का नहीं है, शायद फ्यूचर के डेट्स का। तो जो एडवांस में मिला वो करंट ईयर का नहीं है, उसको क्या करेंगे? माइनस। तो सेम जैसे प्रीपेड माइनस होता है वैसे प्री रिसीव्ड भी क्या होता है? अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिला तो इट मे बी योर लायबिलिटी, ये रिटर्न भी देना पड़ सकता है, तो ये कहां जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी। इसी को बोला जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसी को वर्डिंग का यूज होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट ऐसे होता है, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब मिलने का बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। और इनकम रिसीव्ड एडवांस में हो सकता है कि कमीशन रिसीव्ड अप टू 30 जुलाई, 30 जून, जुलाई जो भी है, मतलब क्या 30 जून तक का कमीशन मिला, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्स्ट्रा मिला, उसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। समझ में आया? यस और नो? राइट है? कुछ डाउट है? नेक्स्ट वन आगे आता है न्यू बैड डेट्स। बैड डेट्स का मीनिंग सबको क्लियर है? बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया। अगर ये एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया है वो न्यू बैड डेट्स है, वही ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो ओल्ड बैड डेट्स है। राइट भाई, समझ रहे हो? ओके, तो न्यू बैड डेट्स का मतलब न्यू बैड डेट्स के दो इफेक्ट, फर्स्ट वन इज एक्सपेंसेस है, पीरियड अकाउंट के डेबिट साइड, एंड दूसरा लेस फ्रॉम डेटर। प्लीज रिमेंबर डेटर में से क्या करना है? इसको माइनस। वही न्यू ऑडिटिंग सेम इफेक्ट, पीरियड अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर। समझा कि नहीं समझा? ओके, आगे आता है अनरिकॉर्डेड सेल्स। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड सेल्स? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? आप बोलो। जो गुड्स को हमने सेल किया पर अभी बुक में लिखा नहीं है। राइट, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया उसको क्या बोला जाता है? अनरिकॉर्डेड सेल्स बोला जाता है। अभी रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी करेंगे, यस और नो? तो अभी अगर रिकॉर्ड करेंगे तो इसका पहला इफेक्ट एडिंग व्हाट? सेल्स। ठीक है ना? अभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेल्स में तो ऐड किया, दूसरा इफेक्ट कहां? याद रखो कि सेल किया मतलब सेल आप किसको करते हो? कस्टमर को सेल करते हो। ओके, अब जिनसे पैसा, अगर यही सेल मैंने उधारी पे किया क्रेडिट बेसिस पे, तो सामने वाली पार्टी को क्या बोला जाता है? डेटर्स। जिनसे पैसा मिलने वाला है वो हमारे कौन है? डेटर्स। व्हेन द गुड्स आर सेल ऑन द क्रेडिट बेसिस टू अवर कस्टमर, तो वो कस्टमर मेरा डेटर है क्योंकि उससे पैसा मिलने वाला है, तो इसी को हम लोग ऐड करेंगे कहां पे? डेटर्स में। तो याद रखना सेल्स का कनेक्शन किसके साथ होता है? डेटर्स के साथ, इसलिए एडिंग सेल्स एंड एडिंग डेटर्स। डन? समझा? नेक्स्ट वन इज व्हाट? अनरिकॉर्डेड व्हाट? परचेज। परचेज तो क्या वर्ड रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब भी करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट? एडिंग। यही अगर हम लोगों ने उधारी पे परचेज किया मतलब सामने वाले पार्टी को पैसा देने का है, जिनको पैसा देने का उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? एडिंग क्रेडिटर। समझ में आया? क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा मिलने वाला है। अभी बिल रिसीवेबल होता क्या? चलो ध्यान दो। समझ लो हम लोग प्रोप्राइटर है या तो आपका बिजनेस है, हम लोगों ने सेल किया हमारे कस्टमर्स को, आया ना? वी आर हैविंग टू कस्टमर, मिस्टर ए एज वेल एज मिस्टर बी। मिस्टर ए एज वेल एज व्हाट? मिस्टर, हमारे पास दो कस्टमर है। फर्स्ट कस्टमर को हम लोगों ने सेल किया क्रेडिट बेसिस पे एंड सेकंड को भी सेल किया क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस पे तो उधारी पे सेल तो कर दिया, ऐसा मिला है क्या? नहीं। इट इज अ रिसीवेबल इन द फ्यूचर, ये मिलने वाला है बट अभी नहीं, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपको ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अब समझ लो इसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन था 1 मंथ का और इसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन था 2 मंथ। बस डिफरेंस इतना है कि मिस्टर ए को जब आपने सेल किया तो उसका एक बिल बनाया, राइट? बिल का चैप्टर था आपको 12th में और सीबीएसई को 11th में था, राइट? उसमें लिखा होता है पे टू मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीस आफ्टर अ पर्टिकुलर मंथ। जैसे कि समझो ये बिल है 20,000 का, सम ऑफ रुपीस 20,000 आफ्टर 1 मंथ। तो अगर हम लोगों ने मिस्टर ए के साथ डील किया तो एक बिल बनाया
नाउ आई कैन से दैट ये जो बिल का पैसा मिलने वाला है मतलब ये मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। इस बिल का पैसा मिलने वाला है वो बिल रिसीवेबल है, ठीक है ना। और इसके साथ बिल नहीं बना था, बस इससे पैसा मिलने वाला है, तो ये कौन है मेरा, डेटर। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, कंसेप्ट वही है, दोनों को सेट करें उधारी, बस फर्क इतना है कि इसके साथ बिल था, इसको क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल, और इसके साथ कोई बिल नहीं था, बस मिस्टर बी से पैसा मिलने वाला, तो मिस्टर बी अपने लिए कौन है, डेटर। समझा कि नहीं समझा? ओके, अब समझ लो मिस्टर ए का ये बिल कैंसिल हो गया। एक मंथ के बाद जब हम लोग उनके पास जाते हैं 20,000 रुपीज देने के लिए, तो ही सेज दैट ही इज नॉट हैविंग द मनी, तो उसने बोला कि अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, थोड़ा टाइम रुको। तो अभी बिल चलेगा क्या, इट इज वैलिड ओनली फॉर 1 मंथ, तो दिस बिल इज कैंसिल। जब बिल कैंसिल होता है बिकॉज़ ऑफ एनी रीजन, दैट इज नोन एज अ डिसऑनर। जैसे चेक बाउंस होता है ना, वैसे बिल भी कैंसिल होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसऑनर। तो अभी बिल तो कैंसिल हो गया, मतलब इसका अगर हमारा बिल डिसऑनर हो गया, मतलब बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो रहा है मतलब बिल कैंसिल हो रहा है, तो इसका पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ए को बोलेंगे क्या, छोड़ो पैसा मत दो, पैसा तो मिलने वाला है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्टर ए से पैसा मिलने वाला है, बिल तो कैंसिल हो गया पर फिर भी मिस्टर ए से पैसा मिलने वाला है, तो ये मिस्टर ए किन में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल डेटर में, इसलिए एडिंग डेटर्स। समझा, क्लियर हुआ? तो बिल रिसीवेबल डिस्काउंट मतलब बिल कैंसिल, तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एडिंग डेटर, तो इसका इफेक्ट है लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एंड एडिंग व्हाट, डेटर। समझ रहे हो? ठीक है, सेम बिल पेबल होता है, बिल पेबल होता है जिनको पैसा देने का, बिल कैंसिल हो गया तो बिल में से माइनस करो, दैट इज लेस फ्रॉम बिल पेबल। और दूसरा एडिंग क्रेडिटर, बिल तो कैंसिल हो गया पर उस पार्टी को पैसा तो देना है, तो क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसने एडिंग। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा हम लोगों ने, इश्योर गुड्स लॉस बाय फाइन। कौन बताएगा इसका इफेक्ट? प्लीज बोलो, इश्योर गुड्स लॉस बाय फाइन क्या इफेक्ट हो गया, गुड लॉस बाय फाइन व्हिच इज इश्योर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बोलो। गुड, आप एक्सप्लेन करो। क्रेडिट क्रेडिट में लिखा जाएगा कि कितने का गुड्स नुकसान हुआ है, और क्रेडिट डेबिट में लिखा जाएगा जो इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद और जो गुड्स नुकसान होता है उसमें कितना पैसा बचा हुआ है वो क्रेडिट डेबिट में लिखा जाएगा, और जो इंश्योर अमाउंट है वो एसेट साइड में लिखा जाएगा। सही है, गुड, ध्यान दो। इंश्योर गुड्स लॉस बाय फायर का मतलब होता है कि गुड्स फायर में लॉस्ट हुआ है, पर उसके ऊपर हम लोगों ने इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाला था। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो वो आपको भरपाई देते हैं, नुकसान भरपाई देते हैं, उसको बोलते हैं क्लेम। क्या बोला जाता है, क्लेम। समझ लो हम लोगों का गोडाउन में गुड्स था 10,000 एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन वो लॉस्ट हो गया फायर की वजह से, तो गुड्स कितने का गया, 10,000 का, राइट है। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, विच साइड, क्रेडिट साइड, बिकॉज़ दैट वैल्यू ऑफ गुड्स इज गोज अप फुल 10,000। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी था तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको नुकसान भरपाई दिया, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। समझ लो इसमें से आपको क्लेम मिल रहा है 6,000, कितने का क्लेम मिल रहा है, मिलने वाला है बैलेंस शीट के एसेट साइड मिलने वाला है ना, तो प्रॉपर्टी मतलब पैसा मिलने वाला है, तो एसेट्स में गया। अभी एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ, लॉस तो 4,000 का हुआ, गुड्स चला गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिकवरी करके दे दिया, ये एसेट्स में गया, तो एक्चुअल लॉस रहा है 4,000 का, ये जाता है पी एंड अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर। समझो, कुछ डाउट है? एंड नेक्स्ट वन, व्हाट अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब क्या, जिसके ऊपर आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला है वो गुड्स लॉस हो गए, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा क्या, नहीं, तो जितना गुड्स गया उतना पूरा का पूरा लॉस है, तो इसके दो इफेक्ट, पहला वाला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। डन, आई होप नो डाउट इन दिस। ओके, तो जो कॉमनली एडजस्टमेंट्स यूज होते हैं कॉमनली आप यहां पे ले लीजिए, बराबर है। पार्टनरशिप वाले एडजस्टमेंट मैंने यहां नहीं लिए, वो आपको उनको नहीं, इससे नहीं। देन समझ में आया, ठीक, ओके। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.